हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल अकेडमी। मैं रोहित कुमार आज बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर चल रहा है जीवों में जनन। उसमें हम अभी तक देख चुके हैं जनन क्या है, जनन की परिभाषा देख चुके हैं, जीवन काल देख चुके हैं। फिर उसके बाद हम देख चुके हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं, ये सब देख चुके हैं। उसके बाद हम देख रहे थे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन में हम लोग देख चुके हैं द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन में हम उसकी परिभाषा देख चुके हैं। और उसके बाद एग्जाम्पल देख चुके हैं, जैसे अमीबा में अनियमित प्रकार के द्विविभाजन होता है, यूग्लिना में लंबवत द्विविभाजन होता है, पैरामीशिया में ट्रांसवर्स द्विविभाजन होता है। कल कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो जाने के कारण पूर्ण रूप से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए आज इस लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। कल द्विविभाजन का चित्रात्मक उदाहरण देखते हैं। द्विविभाजन का चित्रात्मक उदाहरण देखते हैं, जैसे ये अमीबा है, पेरेंट बॉडी ऑफ अमीबा है। ये पेरेंट बॉडी ऑफ अमीबा यानी अमीबा का जनक शरीर है। इसमें क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इसका ये केंद्रक है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म की हिंदी होती है कोशिका द्रव्य। ये इसका हुआ, इस अमीबा का ये जो केंद्रक है ये अपने आप को लंबवत में वृद्धि किया, क्योंकि इसमें अब डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन हो रहा है, यानी कि केंद्रक अपने आप को लंबा किया। फिर उसके बाद अमीबा के पेरेंट बॉडी में एक खाँच बन गई, ग्रू बन गया, यानी कि डेवलपमेंट ग्रू। कहने का मतलब है एक खाँच बनी, ग्रू का मतलब होता है खाँच। ये खाँच अब लंबवत एक्सिस पर आगे की ओर बढ़ेगा, ये भी आगे की ओर बढ़ेगा। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इस डायग्राम में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, अंततः केंद्रक और साइटोप्लाज्म का विभाजन हो चुका है इसमें। फिर उससे दो नए अमीबिक डॉटर सेल बन गए, और यही आगे चलकर नए संतान की उत्पत्ति करेंगे। ये था अमीबा का अनियमित द्विविभाजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन का मतलब होता है साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य होता है, किसी भी अक्ष पर वो अपने आप को विभाजित कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी एक्सिस पर। अब बात करते हैं दूसरा नंबर, प्लाज्मोटोमी द्वारा अलैंगिक जनन। प्लाज्मोटोमी यह भी एक प्रकार का विभाजन क्रिया ही है। प्लाज्मोटोमी भी एक प्रकार का विभाजन क्रिया ही है। इसमें पहले मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल यानी कि बहुकेंद्रीय कोशिका वाले जनक जीव अपने आप का पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद केंद्रक जो डॉटर सेल में केंद्रक होगा वो डिवाइड होगा। टोमी का मतलब ही होता है सर्जरी यानी कि काटना। टोमी का मतलब होता ही है विभाजन। तो प्लाज्मोटोमी नाम से ही विदित है, प्लाज्मो प्लस टोमी। प्लाज्मो का मतलब है साइटोप्लाज्म, टोमी का मतलब है डिवीजन। यानी कहने का मतलब जो पेरेंट बॉडी होगी पहले उसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, फिर उसके बाद केंद्रक का विभाजन होगा। परिभाषा देखते हैं प्लाज्मोटोमी की। परिभाषा देखते हैं प्लाज्मोटोमी एक विभाजन प्रक्रिया है, एक विभाजन क्रिया है। इसमें बहुकेंद्रीय यानी कि इसमें बहुकेंद्रीय
जनक जीव विभाजित होकर जनक जीव विभाजित होकर दो या अधिक बहुकेंद्रीय पुत्री कोशिकाओं में यानी इसमें बहुकेंद्रीय जनक जीव विभाजित होकर दो या अधिक बहुकेंद्रीय पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। IMP ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। प्लाज्मोटोमी क्रिया में सर्वप्रथम साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। सर्वप्रथम साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। उसके बाद बहुकेंद्रीय डॉटर सेल का केंद्रक विभाजित होता है। प्लाज्मोटोमी द्वारा अलैंगिक जनन, ये देखते हैं प्लाज्मोटोमी एक विभाजन क्रिया है। इसमें बहुकेंद्रीय जनक जीव विभाजित होकर दो या अधिक बहुकेंद्रीय पुत्री कोशिकाओं यानी कि डॉटर सेल में मल्टीन्यूक्लियर डॉटर सेल में बट जाती है। मल्टीन्यूक्लियर डॉटर सेल का मतलब होता है बहुकेंद्रीय पुत्री कोशिका। तो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें का, प्लाज्मोटोमी क्रिया में सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि प्लाज्मोटोमी क्रिया में सर्वप्रथम होता है साइटोप्लाज्म का विभाजन। उसके बाद बहुकेंद्रीय डॉटर सेल का केंद्रक विभाजित होता है। ये प्लाज्मोटोमी की परिभाषा है, आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल उदाहरण है किसमें प्लाज्मोटोमी क्रिया देखने को मिलता है। पहला है ओफेलिनाइड्स, दूसरा है पिलोमाइक्सा। एग्जाम्पल है प्लाज्मोटोमी क्रिया का, एग्जाम्पल है ओपैनिलिड्स और प्लियोमाइक्सा। ये प्लाज्मोटोमी क्रिया इसमें होती है। देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन है, इसमें भरा हुआ तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाएगा। साइटोप्लाज्म है, ये
मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट बॉडी है। मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट बॉडी है। इसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन हुआ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बन गई, एक में 6 न्यूक्लियस पहुंचाए, एक में 3 न्यूक्लियस। ये क्या है? डॉटर सेल्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल्स हैं। अब इसमें होगा न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस का विभाजन होगा। तो प्रत्येक सेल में जनक के समान जितने न्यूक्लियस होंगे उतने बन जाएंगे। जितने न्यूक्लियस पेरेंट बॉडी में होगा उतने न्यूक्लियस डिवाइड होकर के डॉटर सेल में बन जाएंगे। एक, 2, 9। ये उदाहरण के तौर पर प्लाज्मेटो पहले क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट बॉडी है। इसमें डिवीजन हुआ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया, 2 मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल का निर्माण होगा। प्रत्येक मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल में केंद्रक का विभाजन होगा और केंद्रक जो होगा उतनी संख्या होगी जितना वो पेरेंट बॉडी में थी, उतने आपको विभाजित करके विभाजित हो जाएगा। ये था प्लाज्मेटोमी द्वारा अलैंगिक जनन, एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित, परिभाषा युक्त। बात करते हैं तीसरे नंबर पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। अब बात करते हैं तीसरा नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, इंग्लिश में इसे कहते हैं बाई बडिंग। क्या है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन? ये भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया ही है। इसमें एक पेरेंट बॉडी, मुकुलन में पेरेंट बॉडी के शरीर पर एक बड बनेगा। मुकुलन क्रिया में पेरेंट बॉडी में एक बड बनेगा। वो बड पेरेंट बॉडी से अलग होकर के नए संतान की उत्पत्ति करेगा। पर बड किसे कहते हैं? बड क्या है ये जान लेते हैं। बड क्या है? स्मॉल आउट ग्रोथ है। बड क्या है? उभरा हुआ छोटा सा पार्ट होता है, यानी कि बॉडी पर छोटा सा स्मॉल आउट ग्रोथ निकलेगा, वही आपका बड कहलाएगा। जो बॉडी के लगे होता है और वही बड जब परिपक्व हो जाता है तो मैच्योर बॉडी से अलग होकर, पेरेंट बॉडी से अलग होकर के नए जीव की उत्पत्ति करेगा। ऐसे देखते हैं हाइड्रा में, जैसे देखते हैं उदाहरण, ये ईस्ट में ये क्या है? पेरेंट बॉडी ऑफ ईस्ट की जनक शरीर है। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट एक कवक है जो यूनिसेलुलर होता है। इसमें क्या हुआ? स्मॉल आउट ग्रोथ, इसके शरीर के ऊपर यहाँ पर हल्का सा एक आउट ग्रोथ निकला, केंद्रक लंबा हो गया। ये क्या है? ये कहलाएगा आपका बड। बड क्या है? स्मॉल
आउट ग्रोथ जो पेरेंट बॉडी के ऊपर बनता है। और ये वर्ड केंद्रक डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का विभाजन हो जाएगा पेरेंट बॉडी का। एक केंद्रक बड के अंदर पहुंच जाएगा। एक केंद्रक बड के अंदर पहुंच जाएगा। ये बड पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। ये बड पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और नए जीव की उत्पत्ति करेगा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बर्ड सेपरेट हुआ और ये बर्ड आगे चल करके नए पेरेंट बॉडी को बना लेगा। ये यानी कि ये ईस्ट की जनक शरीर है। ईस्ट एक कवक है जो यूनिसेल्युलर होती है। इसमें एक बॉडी के ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर एक छोटा सा आउट ग्रोथ निकला, उसी को हम क्या कहे, बर्ड कहते हैं। बर्ड ईस्ट के अंदर जो केंद्रक था वो लंबा हो गया, इलांगेटेड हो गया, और फिर उसके बाद इसका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक का विभाजन हो गया। पेरेंट बॉडी का जो केंद्रक था वो विभाजित हो गया। विभाजित होने के बाद एक केंद्रक बर्ड में पहुंच जाता है और बर्ड परिपक्व, ये जो बर्ड होगा ये मैच्योर हो चुका है। क्या हो चुका है? मैच्योर, परिपक्व हो चुका है। मैच्योर बर्ड है। ये मैच्योर बर्ड पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और आगे चल कर के नए संतान की उत्पत्ति करेगा। ये थी बडिंग प्रोसेस। परिभाषा देखते हैं। जीवों के जनक शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है जिसे बर्ड कहते हैं। परिपक्व बर्ड जनक शरीर, इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट, जनक शरीर से अलग होकर परिपक्व बर्ड जनक शरीर से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है। परिभाषा क्या है मुकुलन की परिभाषा, जीवों के जनक शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है जिसे हम बर्ड कहते हैं। परिपक्व बर्ड जनक शरीर से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है। इसी क्रिया क्या कहते हैं? इसी क्रिया को बडिंग कहते हैं। इसी क्रिया को बडिंग कहते हैं।
बडिंग क्रिया दो प्रकार की होती है। बडिंग क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला नंबर होता है एक्सटर्नल बडिंग, दूसरा नंबर होता है इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग का मतलब होता है बाह्य मुकुलन, इंटरनल बडिंग का मतलब होता है अंतः मुकुलन। यानी कहने का मतलब है बडिंग क्रिया दो प्रकार की होती है। ये देखते हैं। बडिंग क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला नंबर है बाह्य बडिंग, दूसरा नंबर है अंतः बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल बडिंग। देखते हैं किसमें बाह्य बडिंग देखने को मिलता है, किसमें अंतः बडिंग देखने को मिलता है। बाह्य बडिंग क्या है? यानी पेरेंट बॉडी के बाहर, पेरेंट बॉडी के बाहर बड बनता है। पेरेंट बॉडी के बाहर बड बनता है। एग्जाम्पल क्या है, किसमें किसमें देखने को मिलता है? आपका ईस्ट है, एग्जाम्पल देखते हैं। ईस्ट, मार्कर खत्म है। ईस्ट, हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा में बाह्य बडिंग देखने को मिलता है। यानी बाह्य बडिंग का मतलब है जो पेरेंट बॉडी होगा उसके बाहर आपको बड बनता हुआ दिखाई देगा। वही बड़ा पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और नए जनक शरीर की उत्पत्ति करेगा। अब देखते हैं अंतः बडिंग। ये बात रही बाह्य बडिंग की। इंटरनल बडिंग, बाह्य बडिंग के बारे में, अंतः बडिंग के बारे में। इसे जेम्युलेशन क्रिया भी कहते हैं। जेम्युलेशन क्रिया भी कहते हैं। बड का निर्माण बॉडी के अंदर होगा। जेम्यूल एग्जाम्पल है स्पंज में इंटरनल बडिंग देखने को मिलता है। इसे जेम्युलेशन क्रिया भी कहते हैं। बड का निर्माण बॉडी के अंदर होगा, क्योंकि जेम्युलेशन क्रिया, जेम्यूल क्या है इसके बारे में देखते हैं। जेम्युलेशन क्रिया से आपका जेम्यूल बनेगा। जेम्युलेशन क्रिया से आपका जेम्यूल बनेगा। जेम्यूल क्या होता है ये देखते हैं। जेम्यूल क्या होता है ये देखते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, जेम्यूल क्या है। जेम्यूल इंटरनल बड है जो
स्पंज के शरीर में बनता है। स्पंज के शरीर में बनता है। स्ट्रक्चर देखते हैं जेम्यूल की। जेम्यूल क्या है? जेम्यूल इंटरनल वर्ड है जो स्पंज के शरीर में बनता है। जेम्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। जेम्यूल की संरचना। जेम्यूल में क्या क्या पाया जाता है? ये क्या है? ये माइक्रोपाइल है। ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। ये इंटरनल मेम्ब्रेन है, आंतरिक कला है। ये एस्ट्रोसाइट सेल है। आर्कियोसाइट सेल है। आर्कियोसाइट्स है। ये स्पिक्यूल्स हैं, इसे स्पिक्यूल्स कहते हैं। जेम्यूल की संरचना है। जेम्यूल की संरचना एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ये देखते हैं उसमें क्या जेम्यूल में क्या क्या पाया जाता है। जो एक ओपन बॉडी हो, एक ओपन संरचना पाई जाती है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के चारों तरफ एक बाउंड्री पाई जाती है जिसे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन या बाह्य कला कहते हैं। फिर उसके बाद आपके तारे जैसी संरचना दिखाई देगी, उसे हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। फिर उसके बाद इंटरनल मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी। आंतरिक कला के अंदर आपके ढेर सारे सेल्स दिखाई देंगे जिसे हम आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं। ये जेम्यूल की संरचना है, आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं विखंडन द्वारा। विखंडन क्रिया भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। विखंडन क्रिया भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इसमें जो बॉडी है ये विखंडन क्रिया विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। यानी कहने का मतलब ये अधिकतर आपके जो फिलामेंटस बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, तंतुवत युक्त वाले जो जीव होते हैं, उसमें ये फ्रेगमेंटेशन क्रिया देखते हैं। अधिकांश ये शैवाल और कवक में देखा जाता है। क्या है परिभाषा देखते हैं। विखंडन क्रिया एक अलैंगिक जनन है। इस क्रिया में पेरेंट
बॉडी अनेक भागों में टूट जाती है। इस क्रिया में पेरेंट बॉडी अनेक भागों में टूट जाती है और प्रत्येक टूटे हुए भाग से नए संतान की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल, विखंडन क्रिया सामान्य प्रक्रिया है। यह क्रिया सामान्य प्रक्रिया है। एग्जाम्पल, स्पाइरोगाइरा, ओइडोगोनियम, राइजोपस इत्यादि। स्ट्रक्चर देखते हैं।